हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज हम आपके लिए हिंदी के 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं सीटेट के पर्पज़ से। तो चलिए देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी समय व अवधि पर, ऑप्शन सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन नंबर डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण का यही अर्थ ही होता है कि समस्याओं के कारणों को जानकर फिर उसका उपचार करना। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ऑप्शन ए है एकमात्र साधन है, ऑप्शन बी है साध्य है, ऑप्शन सी है साधन है और ऑप्शन डी है अनावश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साधन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है और ऑप्शन नंबर डी है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दोस्तों, हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कहानी, अगले क्वेश्चन, कहानी सुनाने से ऑप्शन ए बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की कल्पना शक्ति का व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए है अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन बी है श्रुत लेख और ऑप्शन नंबर सी है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन नंबर डी है सुंदर लेख का अभ्यास। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना ही लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी है स्पष्ट व एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना और ऑप्शन नंबर डी है मधुर वाणी। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रयोग से मुक्त रखना,
और ऑप्शन नंबर सी है भाषा संसाधनों का अभाव है। ये बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है अस्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ दे दें जो बच्चे की क्षमता के अनुसार ना हो और वो कर ना पाए। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित होता है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए है सुनना बोलना। ऑप्शन बी है बोलना लिखना। और ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना लिखना। और ऑप्शन नंबर डी है सुनना पढ़ना। राइट आंसर हो जाएगा बोलना और लिखना। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतंत्र रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है।
बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक में उचित चित्र देने का प्रचलन है। और ऑप्शन नंबर डी है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य है पाठ को समझने में, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरह कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? बताएं, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है, मृत्यु को प्राप्त होना। ऑप्शन बी है, परिश्रमी होना। और ऑप्शन नंबर सी है, बेखबर होना। और डी, चिंता युक्त होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? ऑप्शन ए है, पाताल में। ऑप्शन बी है, अतल गहराई में। ऑप्शन सी है, जहाँ सूर्य अस्त होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, पतन की राह पर। पतन की राह पर। कवि मानव में अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वह किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देता। अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन ए है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं। ऑप्शन बी है, जो बहुत परिश्रमी हैं। ऑप्शन सी है, जो जीवन के कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ऑप्शन ए है, ताकि लोग गीत सुन सकें। ऑप्शन बी है, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ऑप्शन नंबर सी है, बहुत सुबह हो गई है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह कवि का दायित्व है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है, श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी है, उपमा अलंकार। ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। और ऑप्शन नंबर डी है, अनुप्रास अलंकार। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, हर्ष। ऑप्शन बी है, कोलाहल। ऑप्शन नंबर सी है, आकाश। ऑप्शन डी है, जागृति। उचित जो शीर्षक होगा वह होगा जागृति। अपठित गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका हम हल करवा दे रहे हैं।
क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन ए है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। ऑप्शन बी है, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। ऑप्शन सी है, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। और ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? ऑप्शन ए है, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। ऑप्शन बी है, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। और ऑप्शन सी है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन डी है, वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति इसलिए जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? ऑप्शन ए है, दोनों में समय लगता है। ऑप्शन बी है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया है। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। ऑप्शन सी है, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन डी है, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। राइट हो जाए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कमियों का विश्लेषण करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यही डायरी की पवित्रता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? ऑप्शन ए है, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। ऑप्शन बी है, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। ऑप्शन सी है, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। वे यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन ए द्वंद्व समास। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी द्विगु समास। और ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रति को अलग कर दिया, दिन को अलग कर दें तो क्या होगा? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है? यहाँ पा होगा। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है, ऑप्शन ए है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। ऑप्शन बी है पढ़े हुए का उच्चारण, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। और ऑप्शन नंबर सी है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। और
ऑप्शन नंबर डी है पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। अगला क्वेश्चन है कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। काज। अगला क्वेश्चन है विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। ऑप्शन ए है वैचारिक, ऑप्शन बी है विचारिक, ऑप्शन नंबर सी है विचारिक और ऑप्शन नंबर डी है वैचारिक। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वैचारिक। विचार में इक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार इक प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं जैसे प्रशासन धन इक प्रशासनिक, प्रकृति धन इक प्राकृतिक, चमत्कार धन इक चमत्कारिक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।